अब तो कार्यालय भी शिफ्ट होकर आपका हमीरपुर में आ गया, तो आपको लगता नहीं है कि फील्ड में आपके स्टाफ बढ़ाना होगा? आज मीडिया के हवाले से ये बात बताना चाहता हूँ कि 100 पोस्ट जो है वो हम सैंक्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ भी मित्र नहीं, श्रमिक मित्र, यानी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक जो एक समय आरोप लगता था मित्रों की सरकार, लेकिन अब तो उनके मित्र जमीनी स्तर पे भी जो है, पिछले स्तर पे जो लोग काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कामगार कल्याण बोर्ड काम करता है। तो इस तरह के जागरूकता शिविर अब तक कितने विधानसभा क्षेत्रों में लग चुके हैं और पंजीकरण कितना प्रतिशत हमारा अब तक बढ़ा है? जिले कांगड़े के मैं 8 विधानसभा क्षेत्र आज कवर कर चुका हूँ। प्रदेश में मनरेगा गांव-गांव तक थी, लेकिन पंजीकरण उस स्तर पे नहीं हुए। 4,77,000 श्रमिक रजिस्टर्ड हैं इस वक्त। वो पंजीकृत हो, जिससे कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, मिल गया। तो जो भी कोई फायदा है जी, तो जो कितने पैसे आए हो? 20,000 से कहता आया था जी? मैं काम कितने आना रहेगा काम कितने आता फिर? 90 दिन फिर पूरे तो मैं फिर फार्म करो जमा, शायद फिर ये उन पे पैसे। लोगों से सबसे बड़ी बात हुई वो आ रही है प्रॉब्लम मैंडेज की, कि हमें भी पता कि मनरेगा के अंदर 90 दिन पूरे नहीं होते हैं। ना केवल मनरेगा बल्कि किसी भी स्तर पे आप श्रम के काम से जुड़े हैं, वो चाहे निजी कार्य हो। पेंशन के लिए पात्रता मैंने देखा कि पेंशन की भी सुविधा इसमें है, लेकिन वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हमारा ही डिपार्टमेंट है जो ओपीएस देता रहा है कि भले प्रदेश के पास पैसा नहीं है, पर मुझे ऐसा सूचना मिली है कि बोर्ड पूरी तरह से अमीर है। मैंडेज को कम करवाया जाए, केंद्र पर दबाव बनाकर किसी तरह से। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर आपने 100% अनुदान देने की बात कही है, जबकि केंद्र के पास जितने हैं वो सारे के सारे अर्बन एरियाज हैं। जिस तरह से जो चुनावी वायदे हैं उनको ना पूरा करने के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, ये विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश को संभाल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित। प्रदेश में जो श्रमिक है, यानी जो लोग काम कर रहे हैं, जो निर्माण में जुड़े हैं, जो लोग मनरेगा में जुड़े हैं, सरकार ने कई योजनाएं उनके लिए चलाई है और उसका पूरी जिम्मेदारी जो है वो कामगार कल्याण बोर्ड पर है। आज कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन जो है नरदेव कंवर हमारे साथ है और एक यहाँ पे आपने जागरूकता शिविर लगाया है। नरदेव जी, सबसे पहली बात तो कि ये जो पिछले स्तर पे जो लोग काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कामगार कल्याण बोर्ड काम करता है। तो इस तरह के जागरूकता शिविर अब तक कितने विधानसभा क्षेत्रों में लग चुके हैं और पंजीकरण कितना प्रतिशत हमारा अब तक बढ़ा है? सबसे पहले तो नमस्कार ब्लैक एंड व्हाइट्स को। मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि जब से मुझे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इस बोर्ड की जिम्मेवारी दी है, मुझे चेयरमैन बनाया है, तब से लगभग पिछले 1.5 साल से मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे स्थानीय नेता हैं, हमारे चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हैं सरकार के अंदर, चाहे हमारे माननीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, चाहे हमारे जो चुनाव हार चुके हैं बेशक, इन सभी के सहयोग से आज मेरा 45वां शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है। जिले कांगड़े के मैं 8 विधानसभा क्षेत्र आज कवर कर चुका हूँ। यानी कुल मिला के 68 में आपके 45 जो है वो कवर हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है नरदेव जी के प्रदेश में मनरेगा गांव-गांव तक थी, लेकिन पंजीकरण उस स्तर पे नहीं हुआ, इसके लिए क्या जिम्मेवार, किसके लिए जिम्मेवार कौन है इस सब? नहीं, देखिए मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मेरे बोर्ड में 4,77,000 श्रमिक रजिस्टर्ड हैं इस वक्त। अच्छा, पंजीकृत हैं? 4,70,000 पंजीकृत है। ये बहुत बड़ी संख्या है। 4,25,000 लोग पंजीकृत है और उनमें लाभार्थी कितने बन पाए? ये सारे लाभार्थी हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों भी मैंने आप मीडिया के माध्यम से बताया था, इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारा बोर्ड जो वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है, साथ में EKYC करा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अपात्र पाए जा रहे हैं। अभी जैसे जिस ढंग से हमने फिजिकल वेरिफिकेशन जो हमीरपुर से शुरुआत की, तो हमीरपुर में जिन लोगों ने लाभ ले लिया था बोर्ड से और कुछ ने अप्लाई किया हुआ था, हमने 9 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई हमारे बोर्ड ने, और 9 लोगों से हमने 6 लाख रुपया जो वो वापस लिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकारी योजना का गलत तरीके से जो है वो दिया गया और उसके बाद 6 लाख की रिकवरी। अभी देखे, अभी आपका शिविर था जिसमें लोगों का पंजीकरण भी हुआ, आपने जागरूक लोगों से सबसे बड़ी बात हुई वो आ रही है प्रॉब्लम मैंडेज की, क्योंकि एक तो मनरेगा का स्वरूप भी बदला है केंद्र सरकार ने, जिसका प्रदेश सरकार विरोध कर रही है, लेकिन उसके भी पिछले 4-5 महीनों में मनरेगा का काम लगभग बंद वाली स्थिति में पड़ा हुआ, क्योंकि नई गाइडलाइन आई नहीं और नए बदलाव हो रहे हैं। तो
मैंने जिससे भी बात की सबसे बड़ी समस्या है 90 मैंडेट पूरा करने की। तो क्या किस तरह से आम जो श्रमिक है वो अपने 90 दिन मैं यहाँ पर भी अपने श्रमिकों को ध्यान जो इस और आकर्षित करना चाहूँगा कि हमें भी पता कि मनरेगा के अंदर 90 दिन पूरे नहीं होते हैं। तो जहाँ के भी मकान का निर्माण हो, चाहे सरकारी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा हो, क्योंकि जब कोई बिल्डिंग बनती है, कोई घर बनता है, निजी हो या सरकारी बिल्डिंग, बिल्कुल जहाँ श्रमिक काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग खड़ी हो रही है, चाहे घर का निर्माण हो रहा है, बिना श्रम से तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो श्रम हुआ, उसमें इलेक्ट्रिशियन ने भी काम किया, प्लम्बर ने काम किया, प्लम्बर, मिस्त्री, आपका कारपेंटर, रंग रोगन वाला, ये सारे लोग जो है मेरे बोर्ड में रजिस्टर्ड होंगे सिर्फ उस ठेकेदार से जिसके पास रजिस्टर्ड लेबर है हमारी। और साथ में अगर प्राइवेट घर के निर्माण में श्रम किया है तो वो उस ऑनर से लिखवा के लेना है कि हमने यहाँ पर इतने दिन काम किया, आप हमें लिख के दीजिए। वो लिख के देंगे, वहाँ का वार्ड पंच जो है वो उस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि इसने यहाँ पर इतने दिन जो है वो काम किया है। उसके उसी पंचायत का जो हमारा सचिव है, पंचायत सचिव, वो उसके ऊपर मोहर लगाएगा और उसके बाद वो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब तक इसे मनरेगा से जोड़ा जा रहा था, ना केवल मनरेगा बल्कि किसी भी स्तर पे आप श्रम के काम से जुड़े हैं, वो चाहे निजी कार्य हो, लेकिन उसके लिए आपको जो उन्होंने तय प्रक्रिया बताई वो अपनानी होगी कि वेरिफिकेशन के बाद आप लोग पूरा कर सकते हैं। पेंशन के लिए पात्रता, मैंने देखा कि पेंशन की भी सुविधा इसमें है, लेकिन वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी क्या जो इन्फॉर्मेशन है जो लोग तक नहीं पहुंचती, पेंशन पात्रता के लिए कितने कंटिन्यू कितने सालों की आपके साथ जो है रजिस्ट्रेशन चाहिए? ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा ही डिपार्टमेंट है जो ओपीएस देता रहा है। हम अपने श्रमिकों को 60 साल के बाद ओपीएस देते हैं 1000 रुपया अच्छा पर मंथ। लेकिन पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ हमारे बोर्ड की रिव्यू मीटिंग हुई और जब मैंने उनका ध्यान इस ओर लाया तो उन्होंने कहा 1000 रुपये से काम नहीं चलेगा, आप 1500 रुपया करें। अब हमारा बोर्ड अपने श्रमिकों को 1500 रुपये के रूप में जो वो पेंशन देगा। और इतना ही नहीं भाई साहब, मैं और भी बताना चाहूँगा साथ में कि उन्होंने अपने श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अभी जैसे हमारे जो श्रमिकों के बच्चे हैं वो हायर स्टडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या नर्सिंग कर रहे हैं, हमारा बोर्ड इनको 1,20,000 रुपया देता था और 20,000 रुपया हॉस्टल का देता था। अब माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जितनी फीस ली जाती है, चाहे वो 2 लाख, चाहे वो 5 लाख है, चाहे वो 10 लाख है, हमारा बोर्ड वहन करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जितने हमारे जो लोग हैं जो श्रम कामों से जुड़े हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपके बच्चों की पढ़ाई में कभी भी पैसा बाधा नहीं बनेगा, बशर्ते आप तय प्रक्रिया को पूरा करें और बोर्ड से, क्योंकि बोर्ड के पास पैसे की तो मुझे लगता है कि भले प्रदेश के पास पैसा नहीं है, पर मुझे ऐसा सूचना मिली है कि बोर्ड पूरी तरह से अमीर है। बोर्ड में ऐसी कमी नहीं है कि जो हमारे लाभार्थी है उनको किसी तरह की पैसे की प्रॉब्लम है। क्यों? हमारे बोर्ड के अंदर एक्चुअली मैं आपका ध्यान इस और भी ला देता हूँ, हमारा बोर्ड जो है वो सेस से चलता है। जितने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी यहाँ पर पेट्रोल पंप खुल रहे हैं या होटल खुल रहे हैं, चाहे आपके नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, चाहे आपके जितनी भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, इन सब से हम लोग सेस लेते हैं। और जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर जो हमारा श्रमिक काम कर रहा है वहाँ पर हमें वहाँ से सेस आता है, तो तभी बोर्ड चल रहा है। ओके। कामगार कल्याण बोर्ड में जो लोग पंजीकृत हैं उन्हें किस तरह से लाभ मिल रहे हैं? और हालांकि अभी नया पंजीकरण भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लाभार्थी है। तुम्हारा क्या नाम है जी? शुभलता। कहाँ से हैं जी? मैं जी रहता झरेड़ पंचायत। चिरेट में रहता। जी। तो जो किया लगे बता काम तो पंजीकृत
पंजीकृत हो इससे कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, मैं जो मतलब कि मैं 90 दिन पूरे किए, फिर मैं फार्म जमा कराए, यानी कि मैं जो 90 दिन मैं फार्म जमा कराए के मैं जो मेरे बच्चे की 8400 रुपया मिला। 8400 रुपये मिले? हाँ जी। कैसे वास्ते मिले था? मतलब कि मैं काम कितने हंगरे। अच्छा 84। तो जो भी कोई फायदा है जी? तो जो कितने पैसे आए हो? 20,000 से कहता आया था जी? मैं काम कितने आना रेखा से रेखा च काम कितने था, फिर अप्लाई कितना होना किसी के? और तुम्हारे भी आया जी? कितने जी? मेरे 10,000 है मुनी वास्ते करे मैं जो जेड़ा वॉशिंग मशीन वगैरह सारा सामान मिल रहा है। अच्छा मुन्नी जो पढ़ाने जो पैसे मिले हो करे वॉशिंग में तुम जो जी? कितने जी? 6,000 तुम जो 6,000 मिले हैं? अच्छा अच्छा तुम हाँ जी कने इंडेक्शन भी मिले हैं? तुम सारा मिले इंडेक्शन? इंडक्शन मुझे हाँ जी नहीं मिले ना, मुझे सिर्फ टोटल 8400 रुपये ही मिले। 8400 तुम जो जी पंजीकरण कराई लिया तुम के लिए? 50 का जो कार्ड बने। अच्छा 10,000 हाँ ऐसा है, मशीन मिली थी 2 दिन लाया था। अच्छा मशीन मिली, चूल्हा इंडक्शन, साइकिल भी मिली है। अच्छा इतनी चीजें मिली थी कामगार कल्याण बोर्ड की? अच्छा जो 100 दिन लाया है ना मैं तो तुम और जनानियों में दसिया कि तुम किथों गल करा कने अपना रजिस्ट्रेशन करा? हाँ जी 80 का जो कार्ड है मेरा। अच्छा अच्छा ते जॉब कार्ड इन्हें दा करे तो हुन दोबारा अप्लाई किया कुछ कि नहीं? हाँ जी हमारी कुछ भी नहीं। अच्छा तुम कितने कुछ हाँ जी कितने जी फार्म कराए मैम, फिर जमा कराए 90 दिन फिर पूरे हुए तो मैं फिर फार्म कराए ना जमा, शायद फिर ये उन पे पैसे बोला देने कि आने ने पैसे था उन पे शायद 100 दिन तो लगाया हाँ भी उन तो लाया नहीं? अच्छा ई केवाईसी करा तो लोग तय है कि कामगार कल्याण बोर्ड की जो योजनाएं हैं जरूरी है कि आपका उसमें पंजीकरण भी हो और आपके 90 दिन जरूरी है। और इस बारे में जो है हम कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष से बात करेंगे कि प्रदेश में नया पंजीकरण और पुराने कितने लोग हैं और कौन सी प्रक्रिया और कितने पैसे का आवंटन जो है वो लाभार्थियों में किया जाएगा। सर एक अनुरोध ये भी है कि हम लोगों के यहाँ पे काम होना चाहिए, क्योंकि हमारे भी 90 दिन होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी काम नहीं मिलता हम लोगों को, तो 90 दिन कैसे करें? तो हम लोगों को कभी हाँ जी अच्छा सबसे बड़ी समस्या है कि मनरेगा में 90 दिन करना भी जरूरी है, मगर कभी कभी होते नहीं तो हम लोगों को ऐसे मुड़ के जाना पड़ता, फार्मों को लेके जाना पड़ता है। जी 90 दिन पूरे होंगे तभी अप्लाई होगा दूसरे सामान के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, पैसे तभी मिलेंगे। 90 दिन पूरे होंगे तभी। हाँ जी 90 दिन नहीं लगते, कभी नहीं लगते हैं, कभी लग जाते हैं, कभी नहीं लगते हैं, फिर ठीक है। फिर मतलब कि ये हमें जरूरी है कि 90 दिन हमें मिले और हमें काम मिले हर साल, मतलब के काम। हाँ जी सबसे बड़ी चुनौती है काम के 90 दिन पूरे होना, और जिस तरह से मनरेगा के जो आंकड़े आ रहे हैं और जिस हिसाब से केंद्र ने भी योजना में परिवर्तन किया है जिसको लेके सरकार बार बार सवाल उठा रही है, लेकिन कुल मिलाकर के लड़ाई भले सरकार की हो लेकिन इसका असर आम आदमी पे पड़ता है, क्योंकि आपने कामगार कल्याण बोर्ड में यदि पंजीकृत होना है तो 90 दिन जरूरी है। पहली चुनौती है कि क्या गाँव में 90 दिन का काम मिलेगा, यानी ये बड़ा सवाल है। इन सवालों पे जरूर अधिकारियों से हम चर्चा करें। तो अब आखिरी मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर हम देखें प्रदेश में एक दौर था जब 50 दिन मैंडेट्स थे, केंद्र ने उन्हें 90 दिन, तो क्या कोई ऐसा भी है कि आप मांग उठाएं कि पहाड़ी प्रदेश है उनमें 90 दिन से घटा करके इसी जगह पहले 50 दिन था तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा लाभ हमारे लाभार्थियों को मिला था। मुझे याद है कि उसमें इंडक्शन कई चीजें मिलती थी, तो कभी ये रेजुलेशन भी पास हुआ, कभी इस मुद्दे पे भी अन्य राज्यों से मिलकर चर्चा हो रही है कि मैंडेट्स को कम करवाया जाए, केंद्र पर दबाव बनाकर किसी तरह से? नहीं, मैं आपका ध्यान इस और भी लाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैं दिल्ली में जी हमारे जो सेक्रेटरी है, हमारे डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी पखवलिया जी, मैं उनसे मिलने गया था। मैं उनसे एक चीज़ बात कही कि जो हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जिस तरह से हर साल यहाँ पर आपदा आती है और आपने मनरेगा में जो ये 60-40 की जो रेशो कर दी है, मैंने कहा, और कुछ स्टेटों में आपने जो हमारी स्टेट के अंदर आपने 90-10 कर दी है, मैंने कहा, जबकि हमें यहाँ पर 100% पहले केंद्र से पूरा अनुदान मिलता था।
मैंने कहा हमें भौगोलिक परिस्थितियां और आपदा जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर आती है, मैंने कहा हमें जैसे आपने केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर आपने 100% अनुदान देने की बात कही है, इसी जबकि केंद्र के बाद जितने हैं वो सारे के सारे अर्बन एरियाज हैं। बिल्कुल। जितने केंद्र शासित है वो चंडीगढ़ बिल्कुल बड़े बड़े वो है, उन वहाँ जरूरत नहीं थी इसकी। तो मैंने कहा हमें उस तर्ज के ऊपर हिमाचल प्रदेश को जो है 100% अनुदान दिया जाए, ना कि 90-10 दिया जाए। नरदेव जी, आप राजनीतिक आदमी हैं, आप चेयरमैन हैं इस समय। वर्तमान में प्रदेश में जिस तरह से आर्थिक संकट आ रहा है और जिस तरह से जो चुनावी वायदे हैं उनको ना पूरा करने के आरोप लग रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? राजनीतिक प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ आप देखिए कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, ये विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश को संभाल रहे हैं। आप देखिए जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के, लगातार 23 में भी आपदा आई, 24 में भी और 25 में भी साल भी आई। केंद्र से मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को फूटी कौड़ी भी नहीं दी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आप उनका दृष्टिकोण देखिए अपनी आम जनता के प्रति। आज आम जनता उनके साथ क्यों खड़ी है? वो इसीलिए खड़ी है क्योंकि वो आज आपने देखा होगा 2023 में जब आपदा आई 4500 करोड़ रुपए दिया, अपने सोर्सेज के थ्रू दिया, और अभी 2000 करोड़ जो है अपने ग्रामीण लोगों के घर निर्माण के लिए हम लोग दे रहे हैं। अब आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले 1.5 लाख रुपए दिए जाता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1.5 लाख से टॉयलेट नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने जिनके घर पे बह गए हैं आपदा के दौरान, हम घर निर्माण के लिए 7 लाख देंगे, और घर का इंटरनल सामान के लिए चाहे वो फ्रिज लेना है, गद्दे लेने हैं, बेड लेने हैं, का नुकसान 1 लाख रुपया वो देंगे, 8 लाख। और इसके साथ साथ बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन फ्री, साथ में उस घर के निर्माण के लिए रेता, बजरी और सीमेंट पंचायत से कंसेशन रेट पे मिलेगा। मतलब एक घर निर्माण के लिए हमारी सरकार जो है 12 लाख रुपए देने जा रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अपनी आम जनता के प्रति दृष्टिकोण है। इसके साथ उन्होंने आपदा के दौरान जो हमारे पशु बह गए, भेड़ बकरियां बह गई, उन्होंने जो 37,000 रुपया मिलता था पहले, अब उन्होंने 55,000 रुपया जो है, जिसकी गाय चली गई है, जिसकी भैंस चली गई है, और जो भेड़ बकरी के मरने के ऊपर 2,000 रुपया मिलता था पहले, वो अब 10,000 रुपया मिलने जा रहा है। तो ये उनका दृष्टिकोण अपनी आम जनता के प्रति, इसीलिए आज आम जनता जो है उनके साथ उठ खड़ी हुई है। कंवर जी, आपको एक समय मुझे याद है आपको देरा की जिम्मेवारी मिली थी, लेकिन देरा के राजनीतिक समीकरण बदले और वहाँ पे कमलेश जी जो है चुनाव लड़के आई है, तो निश्चित तौर पे आप भी राजनीति में सक्रिय है। अब नरदेव कंवर अपनी राजनीति के लिए कौन सी जमीन देख रहे हैं? मैं एक चीज बताऊं, देखो जब तक आपके मन को संतुष्टि नहीं है ना, तो आप दौड़ते रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि दिल में एक कसक थी कि क्योंकि ताकत कौन व्यक्ति चाहता है, किस लिए चाहता है कि मैं अपनी आम गरीब जनता की सेवा करूं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा विभाग दिया जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, और हम खुद गांव के लोग हैं, है ना। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट मुझे दिया जिसमें मैं श्रमिकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर सकूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच भी देखिए, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि कांग्रेस का जो विकास है वो गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। हमारा बोर्ड इस वक्त इस दिशा में कार्य कर रहा है ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की सपने को साकार कर सके। इसीलिए मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज मेरा ये 45वां विधानसभा क्षेत्र है, मैं तभी जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक तादाद में हमारे श्रमिक जो है इसमें जुड़ सकें। और 14 जो स्कीम्स हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वक्त प्रदेश भर में इन लोगों के लिए चलाई हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग जो है आर्थिक मदद करते हैं। तो ये हमारा जो सोच है, हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मकसद जरूरी नहीं है कि एमएलए ही बनना है, मकसद ये होना चाहिए कि आपने जनता की सेवा, अगर आपको ताकत दी गई है तो आपने वो की कि नहीं की। मेरे से पहले भी कई चेयरमैन बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज इस बोर्ड का नाम आपके कई लोगों को पता नहीं था कि इस डिपार्टमेंट के अंदर ये स्कीम्स हैं, ये इस तरह से श्रमिकों को फायदा मिलता है। हमने पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के ऊपर इन स्कीमों का जो है व्याख्यान किया और अपने श्रमिकों को जागरूक किया, तो इससे मन को संतुष्टि है। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय करना है
किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ नहीं रखना है। हम जो दिशा हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है कि आपने श्रमिकों के उत्थान के लिए कार्य करना है और अधिक से अधिक तादाद में अपने बोर्ड के अंदर जोड़ने हैं, ताकि इनको ये जो मैंने 14 स्कीम ये चलाई हुई है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, इनका लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। मैं उन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना जो है वो साकार हो सके। तो नरदेव जी, सपना अब आखिर की इतना बड़ा आपका बोर्ड का काम बढ़ रहा है, जिससे आपने पंजीकरण की संख्या बढ़ाई, अब तो हमीरपुर में भी, अब तो कार्यालय भी शिफ्ट होकर आपका हमीरपुर में आ गया, तो आपको लगता नहीं है कि फील्ड में आपके स्टाफ बढ़ाना होगा या आपको और मजबूत करना होगा? इस तरफ भी कोई प्रक्रिया चल रही है? बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपने पठानिया जी का भाषण भी सुना, पठानिया जी ने कहा कि ऐसे ऐसे आपको जो है फील्ड के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है अपने श्रमिक मित्रों का जो है वो रखने चाहिए। तो मैं आज मीडिया के हवाले से ये बात बताना चाहता हूँ कि 100 पोस्ट जो है वो हम सैंक्शन करने जा रहे हैं और उनको हम श्रमिक मित्र का नाम दे रहे हैं, जो पूरे ठाठ की ठाठ विधानसभा क्षेत्रों में गांव-गांव जाएंगे। उनको हमारा डिपार्टमेंट एक लैपटॉप देगा और वो ही कापियां रिन्यू करेगा, वो ही रजिस्ट्रेशन करेगा और जिस व्यक्ति को जो लाभ मिलना है वो ही वहीं से बैठे। कुल मिला करके अब लाभार्थी को आप तक नहीं जाना पड़ेगा, बोर्ड की कोशिश होगी बिल्कुल वो मजदूरों तक पहुंचे। बिल्कुल। और यहाँ भी मित्र नहीं, बिल्कुल श्रमिक मित्र, यानी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक समय आरोप लगता था मित्रों की सरकार, लेकिन अब तो उनके मित्र जमीनी स्तर पे भी जो है वो मित्र योजना उनकी चल रही है। तो नरदेव जी, आपको हमारी शुभकामना और उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें कही है ये लोगों तक जाए, अधिक से अधिक लोग आपके बोर्ड का लाभ उठा सकें। बिल्कुल, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।